Hello everyone, my name is Ashwini Saini and I am your English teacher। आज के इस वीडियो में मैं सबसे अहम इंग्लिश के पहलू की बात करने वाला हूँ जो इंग्लिश का आधार है। जिस तरह एक इंसान का दिल उसके लिए सबसे ज़रूरी काम करता है, उसी तरह इंग्लिश में ये चीज़ सबसे ज़रूरी काम करती है और इसका नाम है वर्ब। आपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच किए होंगे: नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। वर्ब उनमें से एक है, लेकिन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इसके बगैर इंग्लिश का एक भी वाक्य बनाना असंभव है। वर्ब का सारा सिस्टम समझाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टाइम कितने होते हैं, यानी कि काल कितने होते हैं। आप में से ज़्यादातर का यही जवाब होगा कि 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्योंकि हमने बचपन से लेके अभी तक यही सीखा है। लेकिन नहीं, दरअसल टाइम सिर्फ 2 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। मैं उदाहरण से इसको समझा सकता हूँ। प्रेजेंट क्या है? जो अभी चल रहा है, जो इस वक्त का सत्य है। मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, ये इस वक्त का सत्य है। आज रविवार है, ये इस वक्त का सत्य है, तो इसे आप बदल नहीं सकते, तो ये एक वक्त है। कल यानी कि पास्ट, कल शाम को आप 5 बजे कहाँ थे? आप जहाँ भी थे वो कल का सत्य है, आप उसे अब बदल नहीं सकते। 2 दिन पहले आपने क्या खाया था, वो 2 दिन पहले का उस वक्त का सत्य है, आप उसे बदल नहीं सकते, इसलिए वो भी एक सही वक्त है। लेकिन अगर मैं बात करूं भविष्य की, मैं अगर आपसे पूछूं कल शाम 5 बजे आप कहाँ होंगे, तो आप जो भी जवाब दोगे वो बदल सकता है। ज़रूरी नहीं कि वैसा होगा। आप कह देंगे कि मैं अपने घर पर होऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर पर होगे। मैं अगर पूछूंगा कल आप सुबह क्या खाओगे, आप कहोगे मैं पराठे खाऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पराठे ही खाओगे, तो ये बदल सकता है। दरअसल आप जो अभी कह रहे हैं कि कल आप क्या खाओगे, वो आप अपने वर्तमान में कल की कल्पना कर रहे हो, यानी कि ये प्रेजेंट ही है, ये वर्तमान ही है जिसमें आप भविष्य की कल्पना कर रहे हो। इसलिए भविष्य एक वक्त नहीं है, वो वर्तमान में की गई एक कल्पना है। तो टाइम कितने हुए? एक प्रेजेंट और एक पास्ट। आप सोच रहे होंगे मैंने टाइम को 3 से 2 क्यों कर दिया। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जब वर्ब्स बनाई जा रही थी, जब इंग्लिश के लिए वर्ब को डेवलप किया जा रहा था, तब उन्होंने फ्यूचर को कंसीडर नहीं किया था, और इसी रीज़न से कंसीडर नहीं किया था जो मैंने आपको दिया है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंसीडरेशन दी थी प्रेजेंट को और पास्ट को, और वर्ब भी उसी हिसाब से बनाई थी। अब ये सारा सिस्टम होता क्या है? वर्ब क्या होती हैं? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो कुछ इस तरीके के शब्द वर्ब होते हैं: करना, जाना, खाना, पीना, हंसना, यानी कि जिन शब्दों के एंड में ना आ जाता है वो सभी एक तरह से हिंदी की क्रिया यानी कि वर्ब बन जाती हैं। अब हिंदी में तो सिस्टम आसान था। अगर वो प्रेजेंट है तो मैं करता हूँ, अगर वो पास्ट है तो मैंने किया, तो ये सिस्टम सीधा था। अगर वो प्रेजेंट है मैं जाता हूँ, अगर वो पास्ट है तो मैं गया। तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस वर्ब में हो गए। लेकिन इंग्लिश में हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हमें बाकायदा शब्द चेंज करने होंगे। यानी कि अगर इंग्लिश में यही वर्ब होते हैं, जाना इंग्लिश में गो होता है, खाना इंग्लिश में ईट होता है, करना इंग्लिश में डू होता है, तो इनमें वक्त बदलने के लिए, यानी इनको प्रेजेंट से पास्ट में ले जाने के लिए हिंदी वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। इन शब्दों में जो बदलाव लेने होंगे वो सिस्टम काम करेगा। अब वो सिस्टम कैसे है? प्रेजेंट के लिए उन्होंने बनाई फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म को बोलते हैं, यानी कि उसके नीचे जो भी शब्द आते हैं वो प्रेजेंट में इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि गो, टेक, मेक, डू। तो ये सब फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन क्योंकि पास्ट के लिए भी बनाना था, तो इन्होंने फिर पास्ट टेंस फॉर्म बनाई, यानी कि सेकंड फॉर्म बनाई। यानी कि इन्हीं के ही वर्जन, गो से वेंट बन गया, डू से डिड बन गया, मेक से मेड बन गया, और बहुत सारे ऐसे सेकंड फॉर्म सभी वर्ब के बन गए।
तो हमारे पास बन गई फर्स्ट फॉर्म और हमारे पास बन गई सेकंड फॉर्म। यानी कि फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस फॉर्म जो हमेशा प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगी, और सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस फॉर्म जो पास्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल होगी। और क्योंकि उन्होंने दो ही वक्त बनाए थे इसलिए उन्होंने प्रेजेंट और पास्ट के लिए ही वर्ब बनाए। आप सोच रहे होंगे कि थर्ड फॉर्म भी होती है, फ्यूचर के लिए होती है। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो एक अलग मकसद के लिए होती है जो आपको मैं किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट टेंस फॉर्म सेकंड फॉर्म है। और इंग्लिश में अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट में है तो हमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और अगर पास्ट में है तो हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। चलिए, मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म और पास्ट टेंस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या फ़र्क होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क होता है। तो ये काम कैसे हुआ, सबसे पहले ऊपर आ गई वर्ब, फिर वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे बनी, मैं अभी ये आपको बताने वाला हूं। मेन वर्ब क्या होती है, जो एक सेंटेंस में काम करने को दिखाती है, यानी कि उसमें एक्शन क्या लिया जा रहा है उसे दिखाती है। मैं जाता हूं आई गो, तो इसमें गो मेन वर्ब है। मैं खाता हूं आई ईट, इसमें ईट मेन वर्ब है। प्रेजेंट में ये गो और ईट फर्स्ट फॉर्म में आई। अगर यही पास्ट बन जाएगा, मैं गया आई वेंट, तो वेंट एक मेन वर्ब है। मैंने खाया आई एट, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट, ये पास्ट बन गया, पास्ट टेंस फॉर्म यहां पे लगी, तो ये मेन वर्ब है। लेकिन इनको बाद में जरूरत पड़ी कुछ ऐसे विशेष शब्दों की जो सिर्फ और सिर्फ टाइम को दिखाएं, जो सिर्फ और सिर्फ टाइम को दिखाएं, काम को ना दिखाएं। अभी जो मैंने वाक्य बोले, इसमें टेक ये भी दिखा रहा है कि मैं प्रेजेंट हूं, मैं फर्स्ट फॉर्म में हूं, और ये भी दिखा रहा है कि मैं लेता हूं या खाता हूं। या आई गो फर्स्ट फॉर्म ये दिखा रही है कि मैं प्रेजेंट हूं, और गो जाना को भी दिखा रहा है। ईट फर्स्ट फॉर्म ये दिखा रही है कि मैं प्रेजेंट हूं, और ईट खाने को भी दिखा रही है। तो उन्हें ऐसे शब्द चाहिए थे जो काम को ना दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ वक्त को दिखाएं। तो उन्हें जरूरत पड़ी हेल्पिंग वर्ब बनाने की। अब उन्होंने वो हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाए, इसमें ही वही सिस्टम काम करेगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वाला। उन्होंने रैंडम वर्ड्स पिक कर लिए, और वो रैंडम वर्ड क्या थे, उन्होंने डू पिक कर लिया, उन्होंने बी पिक कर लिया, उन्होंने हैव पिक कर लिया। तो ये रैंडम तीन शब्द उन्होंने पिक कर लिए। और जब उन्होंने डू पिक किया तो डू की जो फर्स्ट फॉर्म बनी, यानी कि डू खुद अपने आप में, तो ये बन गई प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। और इसकी जो सेकंड फॉर्म थी यानी कि डिड, वो बन गई पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। इसलिए आप हमेशा डू को प्रेजेंट में पढ़ते हैं और डिड को पास्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब। फिर जब उन्होंने बी को पिक किया तो उसकी जो फर्स्ट फॉर्म थी इज एम आर, तो वो बन गई प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब। और उसकी जो सेकंड फॉर्म थी वॉज वर, वो बन गए पास्ट के हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह जब उन्होंने हैव को पिक किया तो उसकी जो फर्स्ट फॉर्म थी यानी कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म थी हैव अपने आप में, वो बन गए प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब। और जो उसकी सेकंड फॉर्म थी हैड, वो बन गए पास्ट के हेल्पिंग वर्ब। अब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि ये सारे शब्द आपने पहले देखे हुए हैं, कहाँ देखे हुए हैं याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे शब्द आपने टेंस चार्ट करते वक्त देखे हैं, वो भी खास तौर पे प्रेजेंट और पास्ट की जब बात होती थी। प्रेजेंट के जो 4 केसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये उनके हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट में डू डज चलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव चलता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन चलता है। तो यानी कि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होता है। और फिर जब पास्ट की बात आती है तो इन्हीं की सेकंड फॉर्म, एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों की सेकंड फॉर्म पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सिंपल पास्ट में डू की बजाय डिड का इस्तेमाल होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर की बजाय वॉज वर का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट में हैज हैव की बजाय हैड का इस्तेमाल होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन की बजाय हैड बीन का इस्तेमाल होता है। तो ये सिमिलैरिटी, ये कनेक्शन अब आप समझ गए होंगे कि किस वजह से है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इनको गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि शायद अब इसे गलत तरीके से इस्तेमाल आप लोग नहीं करोगे। चलिए, मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये मॉडल वर्ब का क्या चक्कर है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का क्या चक्कर है, तो ये फंडा भी थोड़ा सा समझाओ। तो चलो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जब शुरुआत में इन्होंने
हेल्पिंग वर्ब बनाए या वर्ब बनाए तो प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए बना दिए, लेकिन बाद में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बच गई जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी सेंस देती हैं। तो इनको ज़रूरत पड़ी कुछ और करने की, कुछ और तरह के शब्द बनाने की। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी स्थितियां पहले तो अलग की गई, और वो स्थितियां कौन सी थी, वो मूड कौन से थे, वो परिस्थिति किस तरह की थी। संभावनाएं, भविष्य, क्षमता, योग्यता, नम्र निवेदन, पुरानी आदत। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस थे जिनके लिए अलग से शब्द बनाए गए, और फिर चुनाव हुआ शब्दों का, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, यूज टू, ओट टू, मस्ट, और इस तरीके के बहुत सारे शब्द बनाए गए। अब क्योंकि ये शब्द बाद में बने थे और पहले जो ये डू, डज, इज, एम, आर का सिस्टम था ये पहले बने थे, इसलिए डू, डज, इज, एम, आर इन सारे सिस्टम को नाम दे दिया गया, इन सारे वर्ब्स को नाम दे दिया गया प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्रारंभिक क्रियाएं, यानी कि शुरुआत में जो बनाई गई, जो पहले आती हैं, और जो बाद में बनी, जो बाद में परिस्थितियों को बताती हैं, जैसे कि संभावना, योग्यता, क्षमता, सलाह, उन्हें बोल दिया गया मॉडल ऑक्सिलरी, क्योंकि वो मूड को दिखाती हैं किसी एक तरह के, इसलिए उन्हें नाम दिया गया मॉडल ऑक्सिलरी। तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स बन गए। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि ऊपर से जब वर्ब निकलता है वो निकलता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर नीचे हेल्पिंग वर्ब के आगे दो टाइप हो जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, और इधर मेन वर्ब उसके भी दो टाइप होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब इसमें क्या डिफरेंस है, रेगुलर वर्ब जिसमें ईडी लग जाता है, जिसमें सिस्टम थोड़ा कंसिस्टेंट रहता है, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, लर्न, लर्नड, लर्नड, जिसमें भी सिंपल ईडी लगता चला जाता है। और जिन शब्दों में ये कंसिस्टेंट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती वो इरेगुलर वर्ब होती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन, तो ये इरेगुलर वर्ब हैं। तो ये एक बार करने से आप सब सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया कि पूरा वर्ब का सिस्टम क्या है। ऊपर से वर्ब आई, फिर ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे दो टुकड़ों में डिवाइड हो गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। और ये जो पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है, इसके बाहर कोई भी वर्ब नहीं जाती, और किसी भी सेंटेंस में बिना वर्ब के सेंटेंस फॉर्मेशन पॉसिबल है ही नहीं। और वो सेंटेंस फॉर्मेशन जिस भी वर्ब से होगी वो मैंने इस चार्ट में आपको बता दिया है। तो ये है इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको शुरुआत में सीखनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर ही इंग्लिश वाक्य बनते हैं और इंग्लिश भाषा डेवलप होती है। आई होप मैंने आसान तरीके से जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा, और अब से आप वर्ब में कम से कम कोई गलती नहीं करेंगे।